नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। आज हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भाषण दिया गया है उसमें आगे आने वाले 25 साल, जिसे हम लोग अमृत काल के रूप में देखा जा रहा है, 25 साल में भारत कैसे एक विकासशील देश से एक विकसित देश यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, उसके बारे में इन्होंने एक पंच प्रण संकल्प दिए हैं। बेसिकली पंच प्रण का मतलब होता है 5 प्रण, 5 तरह का प्रॉमिस जो कि हर नागरिक को लेना है। और देखेंगे आगे कि इन्होंने एक नया स्लोगन दिया है। नया स्लोगन तो नहीं है लेकिन इसमें एक नया वर्ड इन्होंने ऐड किया है, जिसमें वो स्लोगन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो पीएम मोदी के द्वारा अनुसंधान क्यों जोड़ा गया, तो इसके बारे में भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इस भाषण का सबसे मुख्य पॉइंट है 25 साल के अंदर भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाना। इस बात को सुन के पूरी दुनिया शौक में है, क्योंकि 25 साल में भारत कैसे एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, इसके लिए इन्होंने एक पंच प्राण दिया है। तो मैं इस पंच प्राण के बारे में बात करूंगा कि पंच प्राण क्या है। बेसिकली पंच प्राण मतलब एक 5 तरह का प्रॉमिस दिया गया है देश के नागरिकों के लिए, जो कि भारत के जितने भी 130 करोड़ जनता है उनको अपने जीवन शैली में ये अपनाना पड़ेगा, तभी जाके ये सफर आसान होगा। तो बात करते हैं पंच प्राण के बारे में, और यही पॉइंट इनके भाषण का सबसे मुख्य चर्चा का बिंदु भी है। तो पहला प्राण है कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा। बेसिकली इनका कहना है कि 2047 तक भारत विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। ये एक संकल्प दिया है जो कि भारत के लोगों के लिए है, एक चुनौती है जिसे हम लोग को पार करना है। दूसरा संकल्प है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश नहीं होना चाहिए, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। बेसिकली दूसरा संकल्प में इनके भाषण में जो मेंशन किया गया, इनका कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो हम लोग पे अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक शासन किया, तो उसको लेकर जो हमारे अंदर में अभी भी कुछ न कुछ गुलामी का जो अंश बचा हुआ है उसे हमें त्यागना पड़ेगा। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि जो लैंग्वेज का बैरियर है, जिसे हमारे समाज में जैसे इंग्लिश बोलने वाले को हमारे समाज में आज भी सुपीरियर माना जाता है, तो ये एक गुलामी का अंश है जिसे हमारे समाज से दूर करना होगा, हमारे अंदर से उसे निकालना होगा, तभी जाके हमारे अंदर एक विकसित देश के नागरिक होने का गौरव प्राप्त होगा। इन्होंने भारत के लोकल लैंग्वेज को, जो भारत की भाषा है, जो उसको प्रमोट करने पर भी जोर दिया है। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां आज भी जितने भी रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वहां आज भी जापानी भाषा में वहां रिसर्च किया जाता है, क्योंकि वो उसका लोकल लैंग्वेज है। अगर कोई विदेशी वहां जाके रिसर्च करना चाहता है तो भी वहां जाके उसे इंग्लिश में नहीं, उसको जापानीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और उसी में रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रांस भी एक डेवलप्ड कंट्री, और वहां भी फ्रेंच भाषा में ही आपको रिसर्च का सारा काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो इंग्लिश को लेके गुलामी बनी हुई है, हम लोग जो इंग्लिश बोलने वाले को सुपीरियर समझते हैं और हिंदी बोलने वाले को एक कम पढ़ा लिखा समझते हैं, उसे हमें अपने अंदर से निकालना होगा और हमारी मातृभाषा जो है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। इस पॉइंट को लेकर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पूरी दुनिया सामूहिक तनाव की बात कर रही है, तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई है, ये हमारी विरासत है जिस पर हमें गर्व होनी चाहिए। क्योंकि ये भी अहम है, क्योंकि हमें जो विरासत में मिली है, हमारे पूर्वजों से जो हमें संस्कार मिले हैं, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में खत्म होते जा रहे हैं। तो इनको लेके भी पीएम मोदी ने एक अच्छा संदेश दिया है देशवासियों को, ताकि हम इसे अपने जीवन शैली में उतार सकें और इसे प्रभावी बना सकें। चौथा पॉइंट है एकता और एकजुटता। जब हम लोग कहते हैं कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो इसके लिए एकता और एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर देश आपसी मुद्दों पे बटा हो तो वो कभी विकास नहीं कर सकता है। अगर हमारा देश नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके अगर बटा हो तो वो कभी विकास नहीं कर सकता। अगर हमारा देश जाति धर्म के नाम पे बटा हो तो वो कभी विकास नहीं कर सकता है। तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य। इसमें पीएम मोदी के द्वारा एक एग्जाम्पल लेके कहा गया कि सरकार का काम है कि घरों तक बिजली पहुंचाना, लेकिन उस घर में जो बिजली हम बर्बाद करते हैं
उसे बचाना नागरिकों का कर्तव्य है। हालांकि भारत के संविधान में आर्टिकल 51 के ए में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसे हम लोगों को स्ट्रांगली फॉलो करने की जरूरत है। तो ये था पंच प्रण जिसे पीएम मोदी ने लाल किले के प्राची से दिया था, जो कि भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने में अहम भूमिका निभाएगा। आगे देखते हैं कि इन्होंने जो स्लोगन में जय अनुसंधान जोड़ा है उसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल में जब कोरोना काल में जिस तरह से हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने स्वदेशी वैक्सीन बना के एक कीर्तिमान हासिल किया है, तो यहाँ पे एक अनुसंधान जोड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से इसरो अपना स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेज रहा है, वहां भी इम्पोर्टेंट होता है कि आज के डेट में यहाँ अनुसंधान इस वाक्य में जोड़ना जरूरी था। तो इसके इतिहास के बारे में भी देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 में दिया गया था। 1962 के चाइना और भारत की लड़ाई में जब भारत एक फूड क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उस वक्त कोई देश हमारी मदद को नहीं आया। उस वक्त यूएसए ने भारत को ऐसे अन्न भेजा था जो कि अमेरिका में उसे सुअरों को खिलाया जाता था, और उसे भारत की जनता के लिए उसने भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए ने 1962 में जब हमारे देश में फूड क्राइसिस हुआ था, तब जो अनाज भेजा था वो कितना गंदा था, क्योंकि वो अमेरिका में उसे सुअरों को खिलाया जाता था, और वह अनाज अमेरिका ने भारत को वहां के नागरिकों के लिए भेजा था। तो उसी वक्त 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, और उसके बाद से जो हमारे देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसा ग्रो किया है कि आज हम लोग पूरी दुनिया को खाना खिला रहे हैं। पूरी दुनिया को अनाज, वो गेहूं हो या चावल हो या और कुछ हो, एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के बाद गेहूं का बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में, जिसे फुलफिल इंडिया ने किया है। तो ये नारा उस वक्त दिया गया था, और वो आज हम रिलेट कर पा रहे हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट था, जय जवान जय किसान का नारा। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विज्ञान शब्द 1998 में जोड़ा था। 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान शब्द जोड़ा था। और अब जबकि दुनिया इतने आगे बढ़ चुकी है और हर चीज रिसर्च के बिना, अनुसंधान के बिना कुछ संभव नहीं है, तो आज पीएम मोदी ने लाल किले के प्राची से यहाँ पे अनुसंधान शब्द जोड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुसंधान शब्द का मतलब इनोवेशंस होता है, और एक नए आइडिया के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है यह। तो अब यह स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट उन्होंने खुद मेंशन किया है कि उन्होंने यह खुद एडमिट किया था कि यह लाल किले का विषय नहीं है, यहाँ से ये बोलने का विषय है, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है, और ये मैं किसे सुनाऊं, अपने नागरिकों को नहीं सुनाऊं तो किसे सुनाऊं। और वो था नारी अपमान से मुक्ति पाना। क्योंकि हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली हम लोग धरातल पे उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारी गालियां उसी नारी पे बेस्ड होके दिया जाता है। तो पीएम मोदी ने बेसिकली इन्हीं डायरेक्टली तो वो गालियों के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने इसी की तरह इंगित करते हुए कहा है कि हम लोग जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग बैड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए, उससे क्या हम मुक्ति पाने का संकल्प ले सकते हैं। तो ये इन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया है समाज को, क्योंकि बिना नारी के, बिना वुमेन एम्पावरमेंट के हम लोग कभी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को जानना होगा कि हमारे देश में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी हैं, तो हम लोग जितना भी काम कर लें वो हमारे देश के लिए वो 50% ही भागीदारी होगी, क्योंकि 50% जो महिला घर में बैठी हुई हैं, जिन्हें हम लोग आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, वो अगर वो 50% उठ खड़ी हुई और वो अपने देश के लिए कुछ करने लगी, तो हमारा देश कहाँ आगे तक जाएगा ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनके द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया गया। एक्चुअली जो पीएम मोदी के द्वारा एक्चुअल वर्ड कहे गए हैं वो यह है कि अपने संबोधन में कहा है कि आज किसी न किसी कारण से हमारे अंदर विकृति आई है,
हमारी बोलचाल में हमारे स्वभाव में नारी का अपमान करते हैं? क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमान करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लेते हैं? ये इनका एक्चुअल वर्ड था, जिसे मैंने अभी समझाया था कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को बेस बनाकर जो हम लोग बैड वर्ड्स यूज करते हैं, क्या उससे हम मुक्ति दे सकते हैं? तो यह पीएम मोदी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मैसेज है समाज को, जिसे हम लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 15 अगस्त पे जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, वहां पे स्वदेशी इंडियन होइट्जर तोप जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, इससे 21 तोपों की सलामी 15 अगस्त के दिन दिया गया है। इससे समाज में यह मैसेज जाता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हम जितना भी हो सके उसे हम बूस्टअप करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेक इन इंडिया के खिलौनों के बारे में भी कहा है कि आज 5 साल के बच्चों ने भी विदेशी खिलौनों का बहिष्कार किया और मेक इन इंडिया खिलौनों को अपनाने का संकल्प लिया है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाल किले के प्राची से पीएम मोदी के भाषण से कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें निकल के आ रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था कि आजादी के 75 साल या 75वां स्वतंत्रता दिवस है या 76वां स्वतंत्रता दिवस है। लगभग 50% लोगों में ये कंफ्यूजन रहा। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 76वां स्वतंत्रता दिवस था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राची से 9वीं बार तिरंगा फहराया। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान के हर कोनों में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रण किया गया है जिसको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया। आज देश ने खोज कर ऐसे वीर महापुरुषों, बलिदानियों, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना के कालखंड में दुनिया वैक्सीन ले या ना ले इसी उलझन में थी। उसी समय हमारे देश में लोगों ने 200 करोड़ डोज लेकर दुनिया को चौंका देने वाला काम किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि पीएम मोदी के भाषण में हाईलाइट किए गए थे और ये समाज को मैसेज देने का कोशिश किया गया था। और इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट और मुद्दे पे बात की गई, वो था करप्शन को लेके इन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है कि हमारे समाज में करप्शन एक दीमक की तरह है जो कि हमें अंदर से ही खोखला कर रही है, तो उसे भी हम लोग साथ मिल के खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि पीएम मोदी के द्वारा लाल किले के प्राची से भाषण के रूप में दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू संपूर्ण अवेयरनेस। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।